एंड गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, जिस तरह हम ख़वातीन को ऑब्लाइज कर रहे हैं, कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, कुछ उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस कम, काफ़ी ड्यूरेशन के बाद भी है, लेकिन मैंने सबको यहाँ पर ऑब्लाइज किया। और आज मेरे साथ बहुत ही सीनियर पर्सनैलिटी है। एक बार फिर मैं मायरा शफ़ी को वेलकम करती हूँ मैं अपने मॉर्निंग शो में। थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो। और जी शम्सा सबूई, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स में एक बड़ा नाम, स्किल्स वुमेन में एक बड़ा नाम शम्सा सबूई, क्या बात है। और जी साथ साथ हमारी एक न्यू हमारी गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, इनका नाम है कमल ज़हरा, केजी मेकअप स्टूडियो से और इंटीरियर डिजाइनर भी हैं। तो ये हैं कमल ज़हरा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। इतने सारे काम कर रही हैं प्रीटी लेडी जी कैसा रहा जिंदगी का ये, क्योंकि अभी आपने हमें ज्वाइन किया है एज यूजुअल। हम अपने पाकिस्तानी होने का सबूत भी तो देते हैं, हम आए देर से, वो आए हमारे घर, कभी हम घड़ी को कभी उनको देख रहे हैं ये बताइए कि जिंदगी का ये क्यों आपने ये इंटीरियर और ब्यूटिशियन इज अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, तो आपने कैसे दोनों को साथ लेके चल रही हैं और क्यों आपने ये चॉइस की इस प्रोफेशन की? बिल्कुल, ये एक तो ब्यूटिशियन बनना कोई मेरा शौक नहीं था। ये एक कह लें कि जिंदगी के कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो ले गई मुझे इस तरफ। और शौक सबसे इम्पोर्टेंट है, शौक ने आगे बढ़ाया है। इंटीरियर डिजाइनर जो थी वो मेरे बचपन से, कोई कहते ना कलर्स में शौक और बिल्कुल वैसा, वो आहिस्ता आहिस्ता जो बढ़ते 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 कि यार ये वाली चीज़ जो है ये मेरी फील्ड पे जाती है। और ख़ासकर क्रिएटिव इतनी थी कि इंटीरियर डिज़ाइनर बन गई, उसमें टेक्सचर्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें, बड़ी यूनिक चीज़ें पसंद आती थी मुझे। तो वो एक ये भी अच्छा। लेकिन आपने जो एक सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी होना चाहिए। ब्यूटिशियन भी कलर्स में खेलती है, मैं यही कहने वाली, खूबसूरत बना रही होती है, उसको पता होता है कि बिल्कुल कहाँ ग्लेटर करना है और किधर कौन सी कॉम्बिनेशंस बनानी है कलर की, वही कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं इंटीरियर से। और ये एक इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड चीज है। तो ये थोड़ा सा लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें डिफरेंट नहीं है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इन्होंने, बहुत अच्छा। दोनों के अंदर क्रिएशन रिक्वायर्ड होती है। आप भी उसके अंदर फीचर अगर किसी के ज़्यादा ब्रॉड हैं तो उनको थोड़ा छोटा तीखा ये वो, तो ये भी सारी आर्ट का ही कमाल है। मैं मैम क्योंकि मायरा शफ़ी हैं, मैं उनसे पूरी मैं कहूँगी मुस्तफ़ीद हूँ, यहाँ पर तशरीफ़ रख रही हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश में बेनज़ीर भुट्टो को इंग्लिश लिटरेचर उनकी टीचर रह चुकी हैं और पीटीवी से उन्होंने न्यूज़ कास्ट यानी कि एज उर्दू न्यूज़ पढ़ी, और साथ मैं कहूँगी कि रेडियो स्टेशन, रेडियो टेलीविज़न के रेडियो स्टेशन कहेंगे ना उसको, रेडियो स्टेशन ही कहेंगे, वहाँ पे भी अपनी जो है कमेंट्री वगैरह इंग्लिश एंड उर्दू बोथ लैंग्वेज में। बड़ी मुश्किल होती है, लोग कहते हैं एक्सेंट उर्दू का बनाना फिर इंग्लिश का बनाना, ये तो टैलेंट इनमें ही है, इसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स, एक तो मैंने बीबी की तस्वीर के साथ आपको देखा, ये भी बहुत पुरानी पिक्चर। अब मेरे पास कुछ और भी पिक्चर्स हैं, मैं नाज़रीन आपको बताऊंगी। अब ये बताएंगी कि ये कौन कौन है, क्योंकि मैं इस दौर की नहीं हूँ और ना मुझे इन लोगों की फेसेस समझ आ रहे। ये कौन पर्सनैलिटी है आपके साथ? मैं चेंबर में थी, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, वहाँ वाइस चेयरपर्सन थी विमेन विंग की। तो हमारी फंक्शन थी, उसमें ये मखदूम अमीन फ़हीम आए थे मरहूम। तो ये बेनज़ीर की यही फ़ोटो हाथ में लिए खड़े हैं, मांग रहे थे कि मुझे दे दें तो प्रेसिडेंट ने कहा हमारे चेंबर के सिर्फ देखने की है, ये देती नहीं है किसी को। ये माहिरा शफ़ी टेलीविज़न मकबूल न्यूज़ सॉरी उर्दू में लिखा हुआ है ना, रीडर, अब पढ़ने वाला, अब पुराना भी इतना हो गया। ओके ठीक है। और ये इसको जी हाँ, ये जब मैं खबरें शुरू की मैंने 1 महीने बाद ही मेरा इंटरव्यू आया था माशाल्लाह मसावात में, या पता नहीं कौन से अखबार में, सलीम बासित साहब थे। और ये उस वक्त के ज़माने का अखबार है जब अखबारात कमर्शियल नहीं थे। गुड़िया आपकी बेटी को कह रही हूँ, मेरी शहजादी, अभी इन सबको अच्छी तरह उसमें पेपर के प्रिंटिंग में करके रखे, प्लास्टिक कोटिंग में। तो यहाँ मुझे अवार्ड दिया गया था। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ, ये एक पिक्चर आपने ये लाहौर चेंबर की मैं मेंबर थी जब मैं लाहौर में रहती थी। तो ये गवर्नर पंजाब थे तासीर साहब, सलमान तासीर साहब। तो ये मेरी हर्बलिज्म के सिलसिले में मुझे अवार्ड दे रहे हैं डॉक्टर शैला के साथ।
آپ کا ہربل کا ایک ایکسکلوزیو مجھے پروگرام کرنا پڑے گا اور آپ بیوٹی ٹپس دینا تاکہ میں اور خوبصورت نظر ہوں, تھوڑی تو ہوں تھوڑی اور لیکن ایک انٹرنل بھی زیادہ مزید خوبصورت نظر ہوں. یہ کون ہے, یہ کہیں رشتے میں تو نہیں دی تھی کہیں کسی کو؟ جب میں خبریں پڑھتی پہلے تصویریں دیتے تھے نا رشتے کے لیے. یہ جب میں خبریں پڑھتی تھی اخبار جہاں پہ فرنٹ پیج پہ آئی تو لوگوں نے کہا کہ پہلا دفعہ ہے ایسا کہ فرنٹ پیج پہ کسی نیوز ریڈر کی تصویر آئی ہو, ورنہ ٹی وی سے منسلک ڈرامہ جو ایکٹریسز وغیرہ کی. دوبارہ کہیے, آثار کہہ رہے ہیں عمارت عظیم تھی. دیکھیں میرا دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. میں نے پہلی بار ان کو, عرش نے جب مجھے ان سے میٹ اپ کروایا ایک ایگزیبیشن میں ہی تھی, تو میں نے ان کی جفی لگائی نا, اور جیسے ماں کی طرح مجھے ایک فیلنگ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے, وہ میں گئی ان کے دل سے لگی ہوں. پھر میں نے ان کے چہرے کو یوں دیکھا نا, یوں بالکل قریب, جیسے نہیں ہم لوگ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کے جو نین نقشے نا بہت حسین تھی. تو یہ اسی طرح مسکرائی تھی جیسے ابھی مسکرا رہی ہیں. اللہ پاک ان کو صحت دے, زندگی دے اور سلامتی دے. شمسہ صبوحی, زندگی میں کیا چیز ایسی ہے جو سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی میں, کیونکہ اسٹرگلنگ چلتی رہتی ہے, تو آپ کے زندگی میں ابھی کچھ اچیومنٹ رہ گئی ہے یا کہتے ہیں نہیں اچھا ہے, گڈ ہے, بہتر ہے؟ کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچیومنٹ ختم ہو گئی تو ہماری زندگی رک جاتی ہے. اوکے, ابھی بہت کچھ اچیو کرنا ہے. بہت کچھ نظر آتا ہے. جیسے میں نے جو ہے اجرک کی وال ہینگس بنائی, تقریباً جب سے میں نے پوری جرنی میں نے 1500 سے ابو بنائی ہیں ماشاءاللہ, اور کوئی ڈیزائن ریپیٹ نہیں کیا. یہ میرا پوری کراچی کو چیلنج ہے, انڈیویجول کسی نے نہیں کیا ہوگا. تو مجھے ابھی بھی اس میں بہت اتنا کام نظر آتا ہے, یا میں کام سے مجھے یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کام سے پہچانے کہ ہاں یہ اس کا کام ہے. جیسے ایک انٹرویو میں میں کسی اور چینل پہ گئی تھی, انہوں نے کہا کہ اس پہ کتنا خرچ ہوتا ہے ایک کسی بھی پروڈکٹ پہ. میں نے کہا میں اس کو بالکل آپ سے سوال کرتی ہوں, آپ کسی پینٹر کی لاکھوں میں خریدتے ہیں کوئی پینٹنگ, آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کتنے کا پینٹ خرچ ہوا ہے؟ یہ ایک آئیڈیا ہے, یہ ایک آرٹ ہے, ہر کوئی ہر چیز نہیں بنا سکتا. بہت پیاری بات. اور سب سے مجھے جو فیل ہوتا ہے یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ کے آپ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں تو ہم بھی بنا لیں گے. اس کے لیے میں آپ کو ایک شعر سناؤں گی. حاصل نہ کر سکو کہ کتابوں سے کوئی فن, اللہ اگر نہ صحبت اہل کمال دے. واہ واہ. تو آپ کو استاد کی ضرورت ضرور ہوتی ہے. آپ صرف یوٹیوب کو دیکھ کے جو ہے نا آپ بہت ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے, اور پریکٹس میک مین پرفیکٹ. ہاں, اپنی پسند کی چوائس کر سکتے ہیں اور سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں یہ کر لوں اور یہ ایسا میں سیکھ لوں, لیکن جب تک آپ کا انسٹرکٹر, ٹیچر, اور ہر لمحہ ضرورت ہوتی ہے ٹیچر کی, یقین کریں. آپ کو ایک چھوٹی سی آپ کی بات سوری کاٹ رہی ہوں. عموماً جو انسٹیٹیوٹس میں سکھایا جاتا ہے نا, میں نے ایک دو جگہ جوائن کرنے کا سوچا, لیکن اتنی وہاں پہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ یہ بتانا ہے, یہ نہیں بتانا, اور میں یہ نہیں کر سکتی. مجھے جو ہے ایک دریا بہہ ہے جو بھی ہے. آپ کا اسٹوڈنٹ جب آپ سے کام کرتا ہے تو آپ بعض دفعہ آپ سے اچھا کام کرتا ہے. آپ کو جو لوگوں کو سکھانے سے آپ سیکھتے ہیں نا, وہ آپ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب آپ سکھاتے ہیں. علم جتنا آپ دیں گے اتنا بڑھے گا, اتنا ہی بڑھے گا. اچھا, ایک چیز مجھے کبھی بھی, یہ آپ لوگ بھی, میں سچ کہہ رہی ہوں, یہ جو لوگ انسپریشن آف سلیبریٹی ہوتے ہیں نا, اکثر آپ لوگ ان کے ساتھ پکچر لینے میں بڑا, لیکن یقین کریں میں ان شخصیات, چاہے وہ کس طرح کی بھی ہوں, میں انسپائر ہوتی ہوں گفتگو سے, اور میرے دل میں وہ گھر کر جاتے ہیں لوگ جن کی مجھے گفتگو پسند ہے, اور میں ترستی ہوں کہ میں ان بڑے لوگوں میں, بزرگوں میں بیٹھوں جہاں سے مجھے بہت اچھی بات مل رہی ہو اور وہ دل کو چھوتی ہے. جبکہ میں ان لوگوں سے, یہ دنیا دکھاوے کی انسپریشن سے کبھی بھی انسپائر نہیں ہوئی. ریئلی میں سچ کہہ رہی ہوں. میں لوگوں کی, بڑوں میں جب بیٹھتی ہوں تو مجھے ان کی گفتگو, ان کا ایکسنٹ, ان کی بات کی گہرائی اور پرانی بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرنا, کہ اب یہ دیکھا جائے تو کہ جب اپنے والدین کی کوئی بات یاد آتی ہے نا, تو ہماری امی کہتی تھی کہ یہ بات گرہ سے باندھ لو. اب ہم کیا سمجھیں اس کو, گرہ سے باندھ لو کیا ہے یہ, کہ یہ بیٹا ایسے یہ گرہ سے باندھ لو. ارے اب کیا مطلب, دوپٹے سے باندھ لو, لیکن بیٹا ذرا چت کے بات کرو, مطلب کہ زبان کی تلخی سے بات نہ کرو, یہ باتیں, اور بیٹا ذرا تحمل رکھو. اچھا, مطلب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شاید میں اتنی, کیونکہ ان کی ہاں جو سے بہت زیادہ کچھ فاسٹ میں بات کرو تو اس وقت کہتی تھی, جیسے لڑکیاں نا ذرا
बद ज़बानी स्टाइल होता है, हर किसी से सिमिलर कि भाई सास से भी उस तरह बात कर ली, दोस्त से भी हाँ 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 हाँ, तो उस वक्त कहती थी ज़रा चित्त के बात करो, उनकी लैंग्वेज में था, तो वो हमारी हम अपने अपनी ज़बानें होती तो उसमें था कि ज़रा धीमा बात करो, लहजा अच्छा होना चाहिए माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हमारे वालिद साहब कोई घर में आए ना तो सबसे पहले हमारा सर नीचे उनके लिए होता था, मेहमानों की जब हमारे सर पे हाथ और कहते थे ये मत पूछो कि खाना खा के आओगे, ना ना फ़ौरन उनके लिए पानी, वो अच्छा मैं कभी ग्लास ऐसे लाऊं तो वापस जाओ इसको तश्तरी वो क्या सॉसर में रख के लाओ कि वो आपके हाथ लग जाएंगे ग्लास पे। बिल्कुल। और ये सारी ये ट्रेनिंग होती है बेसिकली, वो उस वक्त उनकी आंखें हमें बता रही होती हैं कि वो अब क्या कहने वाले हैं। तो आप इस बात को सख्त नापसंद करते थे, किसी की चाय लाऊं, पानी लाऊं, ये खाना खा के जाएंगे, ये लफ्ज हमारे घर में कभी भी मेहमान के लिए नहीं, लाने वाले पूछते नहीं है, नहीं कभी नहीं पूछा जाता था। और असल मेहमानदारी ही ये है। मेरे वालिद कहते थे, मेरे डैडी, कि मेहमान अल्लाह की रहमत है, वो आए तो उसको खुश होके जाना चाहिए कि वो दोबारा आने का सोचे। बिल्कुल। असल में जब हमारे यही आपकी मेजबानों का कॉन्सेप्ट ये हो कि ये मुझे बहुत दुख होता है जब हम कहते हैं कि हमें फ़ोन करके आना, यकीन करें दिल पे बहुत दुख होता है। मजबूरियां हैं लोगों की कि भाई हो सकता है वो घर पे ना हो, ये भी सोच पॉजिटिव है। तो जब जाते हैं ना तो लोग समझते हैं शायद ये हमारा खा जाएंगे, और उस रब को देखो जो माँ के पेट में बच्चा होता है, उसकी माँ का दूध उसके लिए रिस्क पहले आ जाता है, इसको ही समझ लो। जब अल्लाह ने रिस्क पहले दे दिया तो मेहमान को खिलाने वाले हम कौन होते हैं? मेहमान तो वैसे भी रहमती होते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने अपने बड़ों से आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी कि बिल्कुल ऐसी बात लग रही थी जैसे मेरे घर की बात चल रही हो। मेरे घर में ऐसा हर घर का, आज अगर मेरी तारीफ होती है या अगर आज मुझे कहा जाता है तो इसमें मेरी फैमिली का और मेरे बड़ों का बहुत बड़ा रोल है। उस वक्त हमें बुरा जरूर लग रहा होता है कि ये ठोक रहे हैं और हमें बड़ों में नहीं बैठने दे रहे। अच्छा वो एक होता है ना, बड़ों में चल क्या रहा है, बेटा उठे चलें, बड़ों की बातों में नहीं बीच में नहीं बैठते। लेकिन आज ये बातें सारी समझ आती हैं, वो अदब था, वो अदब था। और वो चीजें आज लोग तारीफ करते हैं, यार पता लग रहा है वो एक वर्ड है ना, खानदानी लग रही है लड़की तो वो चीज जब आपका, और फिर दूसरों से तारीफ, और अम्मी जब प्राउडली खड़ी होती हैं, कोई कहते हैं आपकी बेटी है माशाल्लाह बड़ी ही टैलेंटेड है, बहुत इतना अच्छा लगता है। जबकि हमने अम्मी को तंग किया हुआ होता है कहीं ना कहीं, फुल अम्मी कहती है आपने बहुत तंग किया हुआ है मुझे, लेकिन जब दूसरे ही कमेंट कर रहे होते हैं तो एक प्राउड फील होता है कि यार आज है ना हमने कुछ कर दिया है। और लेकिन वही बात है कि आजकल में जो सब्र वाली बात आपने की कि पेशेंस सब्र होना चाहिए आज के टाइम में, जो कि ख़त्म नज़र आता है आज की जनरेशन में। ये चीज़ मैं अपने किड्स को भी समझाती हूँ और मैं चाहती हूँ, और जो लोग मुझसे टीन एज में भी मिल रहे हैं बच्चे, और जो आने वाली जो बच्चे हैं जो नज़र आते हैं, और उनमें ज़रा सा सब्र जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। बड़ों की रिस्पेक्ट, उस्ताद है। थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगी तुम्हारी बात को, कि बहुत से लोग ये कहते हैं फ़ोन करके आना, ये बात मैं बहुत करती हूँ मैं ससुराल वालों से, जब मेरी नंदियाँ कहती हैं ना हम आ रहे हैं, तो मैं ख़ास तौर पे कहती हूँ प्लीज़ मुझे एक दिन पहले बताना। उसका मकसद मेरा ये होता है आप अवेलेबल नहीं हो तो नहीं कि मैं उनके लिए अच्छी से अच्छी कोई चीज़ पका के ये बिल्कुल सही बात की है कि देखिए कहने का अंदाज ही हो गया ना कि आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं और किसी को ये कह के मैं शायद घर पे नहीं होगा। देखो कितना फर्क पड़ता है ना कि आप आए तो मैं आपके लिए कुछ एहतमाम को, अगला का दिल कितना पॉजिटिव हो जाए। अच्छा जी, टाइम हमारा खत्म हो गया। मैं सबसे एक मिनट का मैसेज दूंगी। सबसे पहले शमशा सबूरी, ये आपका कैमरा है, जाते जाते नाज़रीन को मैसेज। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी, प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आईना हो जाओगे, गुफ्तगू मीठी करो, हर शख्स से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते भी दिल रुबा हो जाओगे। बहुत प्यारे, वाह वाह, वेरी गुड। कमल आप क्या कहना चाह रहे हैं अपने? मैं यही आपका जो मैसेज है जो अभी हम बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करूंगी कि जितनी आने वाली नस्ल है हमारी और जो आगे की जनरेशन आ रही है, पेशेंस रखें, सब्र रखें, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उस्ताद को उस्ताद समझें, और यही चीज़ को पकड़ के, और बड़ों की खासकर जो बड़े कह रहे हैं उनको बुरा ना माने और उनकी बात को समझें कि वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। ये एक मैसेज है। ओके, ये है हमारी कमल साहबा का, इन्हें केजी भी कहा जाता है, आप भी इनको केजी कहा करें अच्छा जी, मैं मायरा शफी साहबा, आपका कैमरा ये है, आप अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बातें तुमने कही हैं
میں اسی بات کو تھوڑے سے لفظوں میں کہوں گی. والد صاحب جب ہم کو جی کچھ سمجھاتے تھے تو یہ کہتے تھے جیسے تم نے کہا کہ با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. پھر کہتے تھے ہر کے خدمت کرد مخدوم شود, کہ جس نے خدمت کی اس کی خدمت کی جاتی ہے. تو یہ اچھی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو ہم اپنے بچوں کو گھر میں روز سمجھاتے ہیں تو کان میں پڑتی رہیں گی. اوکے, میں ابھی چاہوں گی اجازت, اور جاتے جاتے اس شعر کے ساتھ اتنی پیاری بہنیں, ان سب کا تو پہلے شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ وینو شو. شکریہ اچھا لگا تمہارا آپ بھی کہ لوگوں تم نے کا موقع دیا آنے کا. نہیں, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے, اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے آپ لوگ آئیں. اب خاص طور پہ آپ کا میں بہت شکریہ کرتی ہوں. بہت شکریہ تمہارا. آپ ہمارے لیے فخر پاکستان. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بالکل ہیں. اچھا جی, جاتے جاتے ایک آج شعر سے اختتام کر رہی ہوں. ان کی پیاری پیاری گفتگو کی وجہ سے جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سرائی سر نگوں کر برا کرتی ہے پیمانہ. اور اپنا بہت خیال رکھے گا, کل پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.